हेलो दोस्तों, मैं पुलकित कुमार खरे माँ गायत्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल एमजीसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा वर्णमाला का भाग 2 है। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वर्ण और वर्णमाला का मतलब क्या होता है, वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले वीडियो में जान ली। यदि आप लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस पहले वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पूरी जानकारी हम लोग स्वरों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। हिंदी में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 11। मुख्य रूप से हमारे जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 ही होती है। कौन कौन से 11 स्वर होते हैं पहले आप लोग वो देखिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। दोस्तों, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जब भी हम किसी शब्द को लिखते हैं और हमें व्यंजनों की सहायता के लिए जब स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग व्यंजन के बाद में स्वर वर्ण को नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो स्वर के साथ में आपको मात्राओं का भी पता होना चाहिए कि मात्राएं कितनी होती हैं। तो हम जो मात्राओं का प्रयोग करते हैं उनकी संख्या होती है 10। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, वो देख लीजिए आप लोग। मात्रा, आप लोगों को पता है कि छोटे आ के लिए हम कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्थान खाली छोड़ देंगे। बड़े आ की मात्रा के लिए हम लोग एक डंडे का प्रयोग करते हैं इस तरीके से। छोटी की मात्रा जो होती है वो इस तरीके से लगाई जाती है। बड़ी की मात्रा जो होती है वो हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। छोटी ऊ की मात्रा जो होती है वो इस तरीके से लगाई जाती है। इस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा और जो दृढ़ होता है उसकी मात्रा हम लोग वर्ण के नीचे इस तरीके से चिन्ह लगा के बनाते हैं। उसके बाद में ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए हम लोग एक मात्रा लगाते हैं। ऐ के लिए हम लोग 2 मात्राएं लगाते हैं। ओ के लिए हम लोग एक लाठी और एक मात्रा लगाते हैं और औ के लिए एक लाठी और 2 मात्राएं लगाते हैं। दोस्तों, हमने आप लोगों को वर्ण विच्छेद करना बताया था और उसमें आप लोगों को समझाया था कि जो मात्रा होती है उसके हिसाब से वहां पर वो वाला स्वर आ जाता है। यदि आप लोगों ने वहां पर अगर आपको समझ में नहीं आया कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है तो मैं आपको यहाँ पर एक शब्द का वर्ण विच्छेद करके और बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से वर्णों का विच्छेद किया जाता है। जैसे एक शब्द है हमारा, एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर। ये हम लोगों ने एक शब्द लिया और इस शब्द का हम लोगों को वर्ण विच्छेद करना है। अब कैसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे वो आप लोग समझिए। सबसे पहला जो हमारा अक्षर है वो है का। का के ऊपर आपको कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। आप लोगों को पता है कि छोटे आ के लिए हम लोग कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि का में आ स्वर है। तो हम का को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर का अलग हो जाएगा और उसके बगल में आ जाएगा आ, छोटा आ। उसके बाद में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर माँ भी आधा है और पा भी आधा है, यानी कि इन दोनों वर्णों के साथ में स्वर नहीं है, तो इसलिए हम माँ और पा को लिखेंगे, इसके साथ में हम लोग आ नहीं लगाएंगे। यहां पर माँ लिखेंगे
माँ के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद में पा लिखेंगे, पा के नीचे भी हलंत लगाएंगे। उसके बाद में जो अगला अक्षर है वो है हमारा या। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये मात्रा आपकी बड़े ऊ की लगी हुई है, तो यहाँ पर जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो हमारा वर्ण या आएगा और इस पे बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हमारा जो स्वर होगा वो बड़ा ऊ भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम या लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बड़ा ऊ लिखेंगे। उसके बाद में अगला जो हमारा अक्षर है वो है टा और उसके बाद में है रा। तो इन दोनों ही अक्षरों में आ स्वर है, तो वो भी साथ में इसमें रखे जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा टा प्लस आ, तो यहां पर हो जाएगा रा प्लस आ। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो कंप्यूटर शब्द है इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपको मात्राओं की जानकारी है तो आप लोग किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आप लोगों को वर्ण विच्छेद करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओंठों के प्रयोग के आधार पर। तो एक एक करके हम लोग स्वरों का सभी प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों के प्रकार होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि किस प्रकार से स्वर, जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहला जो होता है वो होता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के और भी कई नाम है। ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे स्वर होते हैं उनको बोला जाता है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वरों को ही हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं यानी कि जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। उन स्वरों को हम लोग एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहेंगे। इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 4। कौन कौन सी होती है वो देखते हैं हम लोग। इसमें आ जाता है हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और र। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के स्वर हैं वो है हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 7। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 7। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। यदि हम थोड़ा सा दीर्घ स्वर के और अंदर जाएं तो हम लोग दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं वो देखिए आप लोग।
दीर्घ स्वर। इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो पहला हो जाएगा हमारा मूल दीर्घ स्वर और दूसरा हो जाएगा हमारा संयुक्त स्वर। जो मूल दीर्घ स्वर हैं इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 3 और बाकी के जो 4 बचते हैं वो आ जाते हैं हमारे संयुक्त स्वर के अंतर्गत। मूल दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं वो देखिए आप लोग। मूल दीर्घ के अंतर्गत आ जाता है हमारा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये 3 हमारे मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जो ये स्वर होते हैं इनका निर्माण जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हीं की सहायता से हम लोग इन लोगों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए आप लोग। जैसे बड़ा आ है तो बड़ा आ का निर्माण कैसे करेंगे, जब हम दो ह्रस्व आ को आपस में मिलाएंगे तो उससे हमारा दीर्घ आ बनेगा। इसी प्रकार से जब हम 2 ह्रस्व ई को मिलाएंगे तो उससे हमारा दीर्घ ई बन जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम 2 ह्रस्व ऊ को आपस में मिलाएंगे तो उससे हमारा दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आ कैसे बनता है, बड़ा आ कैसे बनता है, बड़ी ई कैसे बनता है, बड़ा ऊ बनता है। उसके बाद में जो 4 स्वर बचते हैं वो आ जाते हैं हमारे संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर को ही संधि स्वर भी कहा जाता है। याद रखिए, चाहे आपका संयुक्त स्वर आ जाए चाहे आपका संधि स्वर आ जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है। और यदि इनकी संख्या पूछी गई कि संयुक्त स्वर कुल कितने होते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ए, ऐ, ओ और औ। इनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से स्वरों के मिलने से ये बनते हैं वो देखिए आप लोग। सबसे पहले अगर हम ए की बात करें, जब आ के साथ में ई का मेल करते हैं तो उससे हमारा बनता है ए। उसी प्रकार से जब हम आ के साथ में ए को मिलाते हैं तो उससे बनता है हमारा ऐ। उसके बाद में जब हम आ के साथ में ऊ स्वर को मिलाते हैं तो उससे बनता है हमारा ओ। और उसके बाद में जब हम आ के साथ में ओ को मिलाते हैं तो उससे बनता है हमारा औ। उत्पत्ति के बाद में अगले प्रकार से जो हमारे स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरे प्रकार से हम लोग वर्गीकरण करेंगे उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर यदि हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप लोग। इसमें पहला जो होता है वो होता है एक मात्रिक। दूसरा होता है द्विमात्रिक। और तीसरा होता है त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर। एक मात्रिक में वही स्वर आते हैं जो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देख चुके हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही सारे स्वर हमारे एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इनको
एक मात्रिक स्वरों में डालेंगे। इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पर होते हैं द्विमात्रिक। तो द्विमात्रिक को ही हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, जो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। इनकी टोटल संख्या जो होती है वो होती है हमारी 7, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तीसरे प्रकार से जो होते हैं वो होते हैं त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर। देखिए, त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होते हैं। जो हमारे एक मात्रिक और द्विमात्रिक स्वर होते हैं, इन्हीं के द्वारा त्रिमात्रिक यानी कि प्लुत स्वर का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है वो आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक शब्द लिखा राम। अब इसमें हम कैसे इसको प्लुत स्वर में परिवर्तित कर सकते हैं वो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि त्रिमात्रिक यानी कि प्लुत स्वरों का प्रयोग जो होता है वो किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में हमें देखने को मिलता है, या एकांकी में हमें ये सब देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम राम है, और यदि मान लीजिए कि वो हमारे नजदीक है और हमें उससे बात करना है, तो हम धीरे से बोलेंगे राम, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कि कोई हमारा मित्र है राम, और यदि वो हमसे काफी दूर है और यदि हम धीरे बोले तो हमें उसको सुनाई नहीं देगा और हमें उसको जोर से पुकारना पड़ेगा, तो हम थोड़ा जोर से बोलेंगे राम, इस तरीके से। तो राम कहने से क्या होगा कि जो हमारे आ की ध्वनि है वो थोड़ा लंबा खींचेगी, ठीक है ना। आ की ध्वनि जो है वो लंबा खींचेगी। तो आ की ध्वनि लंबा खींचने की वजह से ही यहाँ पर जो है ये प्लुत स्वर वहां पर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हम बोलेंगे राम, तो जब राम बोलेंगे तो जो हमारे रा के ऊपर जो दबाव है वो थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है और उसका उच्चारण जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो इसी तरीके से जब किसी स्वर के ऊपर दबाव पड़ता है और उसको हम थोड़ा लंबा खींचते हैं तो वहां पर प्लुत स्वर आ जाता है। जैसे यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। प्लुत स्वर को हम लोग त्रिमात्रिक मानते हैं, और जितना लंबा हम स्वर को खींचेंगे उसी हिसाब से उतने ही हम प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे। यदि हम स्वर को थोड़ा लंबा खींचेंगे तो एक प्लुत स्वर लगाएंगे, यदि हम स्वर को थोड़ा और ज्यादा लंबा खींचेंगे तो 2 लगा देंगे, थोड़ा और लंबा खींचेंगे तो 3 लगा देंगे। यानी कि स्वर को हम जितना लंबा खींचते जाएंगे हमारे प्लुत स्वर की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो प्लुत स्वर को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर मानते हैं। एक और उदाहरण से हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा राधा। राधा नाम की कोई लड़की है और हमने कहा राधा, तो इसमें कहीं पर भी प्लुत स्वर नहीं है। लेकिन यदि हम राधा को पुकारे राधा, तो जब राधा जोर से हम लोग पुकारेंगे तो रा के ऊपर भी दबाव पड़ा और धा के ऊपर भी दबाव पड़ा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रा के बाद में भी हम प्लुत स्वर लगा सकते हैं और धा के बाद में भी हम प्लुत स्वर लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम राधा का उच्चारण करेंगे, राधा को पुकारेंगे, तो रा स्वर के ऊपर भी दबाव पड़ेगा और यहाँ पर में धा के साथ जो आ है यहाँ पर भी आ के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों जगह पे प्लुत स्वर का प्रयोग होगा। तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में तीसरे प्रकार से जो हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं वो हम लोग करते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर यदि हम बात करें, जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर यदि हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। जैसे हम एक जिह्वा की तरह इस तरीके से आकृति बनाएं तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के सबसे आगे वाले हिस्से का प्रयोग होगा, यानी कि सबसे आगे वाले हिस्से पे दबाव पड़ेगा, जिह्वा के सबसे आगे वाले हिस्से पे कंपन होगा, उसको हम बोलेंगे अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के मध्य वाले हिस्से पे दबाव पड़ेगा, यानी कि मध्य वाले हिस्से का जहां पर प्रयोग होगा, उन स्वरों को रखेंगे हम लोग मध्य स्वर में।
और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के पीछे वाले भाग का प्रयोग होगा उसको रखेंगे हम लोग पश्च स्वर में। देखते हैं कि कौन कौन से स्वर जो हैं वो अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से स्वर मध्य स्वर के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से स्वर जो हैं वो हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर के अंतर्गत हमारे 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। क्योंकि इन चारों स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है उस पे एक हम लोग दबाव महसूस करते हैं। आप लोग उच्चारण करके भी देख सकते हैं, आप लोगों को पता लगेगा कि इसमें जीभ के आगे वाले हिस्से पे एक दबाव होता है। तो ये जो 4 स्वर है ये सब आ जाते हैं हमारे अग्रस्वर के अंतर्गत। दूसरा होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल आ आता है, छोटा आ, क्योंकि केवल आ ही ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में हमारी जीभ का जो मध्य वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक दबाव पड़ता है। तो मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है और वो होता है हमारा आ। इसके बाद में तीसरे प्रकार से जो स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे पश्च स्वर। बाकी जितने भी स्वर बचते हैं वो हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो देखिए, इसमें आ जाता है हमारा बड़ा आ, उसके बाद में छोटा आ तो इसमें मध्य स्वर के अंतर्गत आ ही गया था। छोटी ई और बड़ी ई हमारे अग्र स्वर के अंतर्गत आ गया था, तो इसमें आ जाएगा हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ए आई हमारा अग्र स्वर के अंतर्गत आ गया था, तो इसमें हमारा आ जाएगा ओ और औ। तो ये सारे स्वर जो है वो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और औ, ये हमारे स्वर जो हैं ये हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगले प्रकार से जो हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं वो होता है मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी कि कौन से स्वर के उच्चारण में हमारा मुख कितना खुलता है उसके आधार पे हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो मुख द्वार खुलने के आधार पे हम लोग जो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं वो हम लोग करते हैं 4 प्रकार से। ठीक है ना। इसमें पहला होता है विव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख है वो पूरी तरीके से खुला रहता है उनको हम रखेंगे विव्रत के अंतर्गत। तो विव्रत के अंतर्गत आता है हमारा आ। यदि हम लोग बोलते हैं आ तो हमारा मुंह जो है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, तो विव्रत के अंतर्गत केवल हमारा एक ही स्वर आता है और वो होता है हमारा आ, बड़ा आ। उसके बाद में दूसरा आता है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत का मतलब होता है आधा खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख है वो विव्रत से कम यानी कि आधा मुंह हमारा खुलता है, वो सभी स्वर जो हैं वो हमारे अर्धविव्रत के अंतर्गत आते हैं। अर्धविव्रत के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, छोटा आ, ए, औ और ओ। तो ये चारों के चारों जो है हमारे वो अर्धविव्रत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह है वो आधा ही खुल पाता है, पूरा मुंह नहीं खुल पाता। इसके बाद में तीसरे प्रकार का होता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत को हम बोलेंगे आधा बंद, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुला और आधा बंद रहता है उनको हम बोलेंगे अर्धसंवृत, यानी कि आधा बंद। इसके अंतर्गत हमारे 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर अर्धविव्रत का मतलब होता है आधा खुला और अर्धसंवृत का मतलब होता है आधा बंद, तो इन दोनों बातों का तो एक ही मतलब हुआ। तो देखिए थोड़ा इस तरीके से समझिए इसको कि जब हम विव्रत स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है। उसके बाद में जब हम अर्धसंवृत स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो होता है वो विव्रत से थोड़ा सा कम खुलता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे अर्धसंवृत आता है। अर्धसंवृत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो विव्रत से भी थोड़ा सा कम खुलता है। उसके बाद में चौथा आता है हमारा संवृत। संवृत का मतलब होता है पूरा बंद,
यानी कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो देखिए आप लोग। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये चारों के चारों हमारे समृत यानी कि बंद, पूरा बंद के अंतर्गत ये हमारे स्वर आते हैं। और जब हम लोग इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो लगभग हमारा बंद ही रहता है, इसलिए इनको समृत यानी कि बंद के अंतर्गत रखा गया है। इस तरीके से आप लोग याद रखिए कि विव्रत में हमारा पूरा मुंह खुलता है, अर्ध समृत में उससे कम खुलता है, अर्ध समृत में उससे भी कम खुलता है, और समृत में हमारा जो मुख होता है वो हमारा ना के बराबर खुलता है। मुख द्वार खुलने के बाद में अगले प्रकार से जो हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं हम लोग ओंठों के प्रयोग के आधार पर। ओंठों के प्रयोग के आधार पर हम लोग स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी का मतलब ये होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख गोल वृत्त के समान हो जाता है उन स्वरों को हम लोग व्रतमुखी कहते हैं। व्रतमुखी के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसका प्रयोग जो होता है वो हम लोग केवल तभी करते हैं जब हम लोग अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसको स्वनिम कहा जाता है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में दूसरा होता है अव्रतमुखी। तो अव्रतमुखी के अंतर्गत वो स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख है वो वृत्त के समान गोल नहीं होता, तो बाकी के जो स्वर बचते हैं वो हमारे अव्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये सारे स्वर हमारे अव्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये हमारे व्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, आप लोग भी करके देखिए, तो हमारा जो मुख है वो वृत्त के समान गोल हो जाता है, और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख वृत्त के समान गोल नहीं होता है। अंतिम प्रकार से देखिए आप लोग इस स्वरों का उच्चारण स्थान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्वरों का उच्चारण स्थान भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। सबसे पहले कंठ। कंठ का मतलब होता है गला, तो गले से उच्चारण होता है हमारा आ और आ, यानी छोटा आ और बड़े आ का जो उच्चारण होता है वो हमारे कंठ से होता है। उसके बाद में दूसरा होता है तालु। तालु से जो उच्चारण होता है हमारा वो होता है ई और ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई का जो उच्चारण होता है हमारा वो होता है तालु से। तीसरा होता है ओष्ठ। ओष्ठ से जो उच्चारण होता है वो होता है हमारे 2 स्वरों का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटे और बड़े ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। उसके बाद में आता है कंठ प्लस तालु, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कंठ का भी प्रयोग होता है और तालु का भी प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत 2 स्वर आते हैं, ए और ऐ। उसके बाद में अगला होता है ओष्ठ प्लस कंठ, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठों का भी प्रयोग होता है और साथ में कंठ का भी प्रयोग होता है। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं ओ, औ और स्वनिम। ओ जिनका प्रयोग हम लोग अंग्रेजी के शब्दों को लिखने में करते हैं। उसके बाद में है मूर्धा। तो मूर्धा से हमारे केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, वो होता है दीर्घ। तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट किया। निश्चित तौर पे आप लोगों को पूरे स्वर समझ में आ गए होंगे। अगली जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।